बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इस वक्त पंजाब की तारीख के बदतरीन सैलाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे के तूल अर्ज़ में तबाही मचा रहे हैं और एक बहस छिड़ गई है कि दरियाओं के रास्ते पर ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, हुकूमत के लोग इसे डिफेंड कर रहे हैं। अब ज़्यादा बारिश होगी, सैलाब तो आएंगे, क्या करे हुकूमत? देखिए, बेवकूफ़ जो होता है और अहमक होता है उसके सर पे सींग नहीं होते। यानी आपने अगर पहचानना है किसी शख्स को कि वो बेवकूफ़ है, वो अहमक है, वो कम अकल है, तो उसकी कोई निशानी ये तो नहीं होगी ना कि उसके सर के ऊपर दो सींग लगे हुए होंगे। वो अपनी हरकतों से, अपनी बातों से, अपनी आदतों से पहचाना जाएगा। तो जब तक चुप रहे तब तक पता नहीं चलेगा कि आप क्या हैं, लेकिन जब आप बोलना शुरू करेंगे तो आपकी असलियत खुलकर सामने आ जाएगी। देखें, ये जो सैलाब वाला मामला है, इस पे ये दलील देना कि ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, बारिश होती है तो टोरेंटल रेन आ जाती है, तो जब टोरेंटल को टोरेंशियल कह के रेन आ जाती है तो फिर हम कश्ती में बैठ जाते हैं। जब हम कश्ती में बैठते हैं तो रेस्क्यू पर मौजूद एक और कश्ती नारे लगाने के लिए भी मौजूद होती है। ये मुझे एक बात बताएं, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस दरकार है? अगर ईसा नकवी और करामत मुगल अप्रैल के महीने में 2 या 3 और उसके बाद मई के पहले हफ्ते में 2 या 3 वीडियोस में ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये अब यकीनी है दो चीज़ें। एक कि जब मॉनसून का पीक सीजन होगा, इंडिया की तरफ से पानी छोड़ा जाएगा, तमाम के तमाम स्पिलवेज पाकिस्तान की तरफ छोड़े जाएंगे और एक बदतरीन सैलाबी कैफियत का सामना होगा। हमारे पास कौन सी कोई आदाद व शुमार थे? कोई भी नहीं। हम तो एक अजली दुश्मन, एक मूजी दुश्मन के ट्रैक रिकॉर्ड को सामने कर रखते हुए प्रेडिक्ट कर रहे थे। और अगली प्रेडिक्शन भी मैं आपको बता दूं, वो उसी वक्त की थी। आप आज पेशबंदी ना करें, जो सितंबर में होगा, वो सितंबर से ऑनवर्ड होगा, जिस वक्त बारिशों का सिलसिला रुकेगा, मॉनसून ओवर होगा, आपके यहाँ पर फसलों की बुवाई के वक्त पानी की जरूरत होगी, इंडिया आपका पानी बंद करेगा। सही। अब आ जाए बाकी बात है ना, तो हाउसिंग सोसाइटीज़ की और ये सारा जो चल रहा है। देखें, ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोगों ने तबसरे किए। नदीम अफजल चंद साहब मेरे शो में मौजूद थे, आपको मालूम है, जो सैलाब के मामले पर जिस किस्म का डिफेंस अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को बचाने के लिए मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने पेश किया। मैंने उनको दिखाया, जो उनकी गुफ्तगू है मैं आपको कुछ वो सुनवाऊँगा। फिर ख्वाजा आसिफ साहब की ज़रा आप सुनेंगे जिस वक्त। और फिर हैरान कुन बात यह है कि मरियम औरंगज़ेब के बाजू में खड़े हुए थे अलीम खान साहब जी। अब ये जो बहस चल रही है, देखें, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब जाहिर है कि एक बहस चल रही है, वो देखें ना, इमरान खान ने वो किया था, बिल्कुल इमरान खान ने किया था, लेकिन वो प्रोजेक्ट क्या चला था? क्या वो रावी डेवलपमेंट और वो जो हाउसिंग सोसाइटीज़ वाला था, क्या वो उस दौरान वकूफ़ पज़ीर हो गया था? क्या ये एक उज़र है? क्या उससे पहले जो हाउसिंग सोसाइटीज़ दरिया के रास्ते में आपने गैर कानूनी तामीरात होने दी, होटल्स बनते रहे, आपके यहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ दरिया के पानी के रास्ते को काट कर बनाया, एक बफर बन गया, पानी जो है उसके सामने एक बंद, उसका रास्ता रोका गया। पानी पीछे जब एक ख़ास हद से बुलंद होता है तो आप उन हाउसिंग सोसाइटीज़ को बचाने के लिए जो बंद हैं उनको धमाकों से उड़ाते हैं, और आम गरीब आवाम की जो फसलें हैं, जो उसके जानवर हैं, जो उसकी झुग्गी है, उसमें भी बड़े जमींदार का ख्याल किया जाता है, सियासतदानों का ख्याल किया जाता है, और आप पानी छोड़ देते हैं और उसके बाद आप बेशर्मी और ढिठाई से आप उसको डिफेंड करते हैं। देखिए, ये तो जाहिर है कि अगर बारिश और ये सब कुछ एक ख़ास हद से बढ़ेगा, लेकिन अगर आप बतौर लीडर आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसकी पेशबंदी नहीं कर सकते। आप मुझे एक बात बताएं कि लाहौर में इतनी आबादी क्यों है? क्योंकि आपको मालूम है कि इसकी 28 MPA की नशिस्तें हैं जी, या 23 नशिस्तें हैं जी, 2 दर्जन से तो ज़ायद नशिस्तें हैं ना MPA जी। तो आपने तमाम का तमाम डेवलपमेंट बजट जो है वो आपने उधर डाल दिया। उसकी वजह यह है कि आपने वहाँ पर सीटें लेनी है। आप कहते हैं कि जनाब, हम लिया की 3 नशिस्तों, 3 MPAs के लिए या 5 MPAs के लिए किसी एक ज़िले के, हम वहाँ पर तरक्याती काम क्यों करें? क्योंकि वहाँ पर अगर तरक्याती काम होंगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जॉब होगी, इंडस्ट्री होगी, यूनिवर्सिटी होगी, हेल्थ होगी, ये तमाम चीज़ें होंगी, तो लोग हिजरत नहीं करेंगे। बेहंगम आबादी बढ़ाई है वो उन्होंने बढ़ाई है ना। देखिए, आप मुद्दे की बात पर आ जाए। आप देख रहे हैं कि वो नीली बत्ती वाले मोटरसाइकिल के ऊपर एलानात लाउड स्पीकर लेकर हो रहे हैं कि आप अपनी हिफाजत करें, अपनी हिफाजत के तहत आप यहाँ से निकल जाएं। इसमें 3-4 चीज़ें हैं जिनको कॉल आउट करने की जरूरत है। सबसे पहले तो पाकिस्तान की तमाशबीन अवाम, भाई, सैलाब आया है, तबाही मचा रहा है, आप पुल के ऊपर खड़े होकर
جس طریقے سے سیلفیاں لے رہے ہیں, وہاں پر کھڑے ہو کے آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں, بچوں کو آپ سیلاب دکھانے کر لے کر آئے ہوئے ہیں, آپ کو شرم نہیں آتی؟ ایک تو یہ کہ آپ کو اگر خدا نہ خواستہ پانی کا کوئی ریلا جو ہے وہ بہا کر لے جائے, یا پورے کا پورا پل ہی اپنے ساتھ بہا کر لے جائے, اس کے بعد آپ کہیں گے کہ وہ ہیلی کاپٹر کہاں تھا, وہ کشتی کہاں تھی, وہ ریلیف والا کہاں تھا. کچھ تو لوگوں کی اپنی جان کی حفاظت خود کرنا. ایک تو آپ کی اپنے سیوک سینس ہے, دوسرا آپ آ جائیں گے بھائی دیکھیں ہاؤسنگ سوسائٹیز کی جو اجازت ہے, اس پر ندیم افضل چند صاحب نے جو میرے شو میں کچھ انکشافات کیے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کمیشن بننا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور جن ارباب اختیار کے بچوں کے بزنس پارٹنرز یہاں سے پیسہ بنانے والے ہیں, اگر ان کے نام اور کرتوت سامنے آ جائے نا تو یہ سیلاب کچھ نہیں ہے, اس سے بڑا سیلاب آ جائے گا. صحیح. میں آپ کو پہلے ذرا ندیم افضل چند کی گفتگو سنواتا ہوں, اور پھر آپ دیکھیں کہ اسی دوران میں نے ان کو مریم اورنگزیب صاحبہ کی گفتگو سنوانے کی کوشش کی. سب سے بہترین شاید ریاکشن, انہوں نے کہا ان کو سنوانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے پتہ ہے وہ جو بھی کہہ رہی ہیں غلط کہہ رہی ہیں. صحیح. میں نے کہا آپ کو پہلے سے کیسے معلوم ہے؟ ندیم افضل چند کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بارے میں اس جماعت کا کیا موقف ہے. ذرا سن لیں یہ جو گفتگو انہوں نے کی ہے, تھوڑی سی طویل ہوگی لیکن یہ اس وقت اس کرائسس کو سمجھنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. سیلاب دیکھیں, یہ آفتیں یہ آتی رہتی ہیں ملکوں میں, قوموں پہ. اس کے لیے یہ چیز ہوتی ہے کہ حکومتوں نے تیاری کرنی ہوتی ہے, عوام نے تیاری کرنی ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی سیلاب آیا, کیا ہم نے دریاؤں کی جو نیچرل روایتی گزرگاہیں ہیں, کیا ان کو ہم نے بالکل کم کیا ہے یا بڑھایا ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کیا پانی کو گزرنے میں؟ ایک تو یہ ضرور انکوائری ہونی چاہیے اس کرائسس میں کہ کیا جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہم نے دریاؤں کے کناروں پہ یا اور رقبے آباد کیا, جنگلات لگے ہوئے تھے, وہ جنگلات کدھر گئے, وہ زمینیں جس کو ہم بیلے کہتے تھے وہ بیلے کدھر گئے, اور پھر مائن جو ریت کے اوپر ٹھیکیدار جو مافیا ریت کے اوپر پیسے لے رہا ہے اور بدماشی کے ذریعے لے رہا ہے. ایک تو ہوتا ہے بڈ کے ذریعے پیسے دینا مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ کو, ایک وہ ٹھیکہ, ایک ٹھیکیداروں کے اوپر ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے. اس مافیا نے جو حالات دریاؤں کی ہوئی ہے, اور دریاؤں پہ بسنے والے لوگوں سے پوچھے نا جن کی زمینیں استعمال ہوتی تھی, وہ تو بیچارے پہلے بھی خانہ بدوش تھے, اب پانی نے بھی خانہ بدوش کر دیے. تو ظلم تو ہوا ہے چھوٹے کاشتکار کے ساتھ. دریا کے رقبے میں, دریا کے کیچمنٹ ایریا میں, پانی کی گزرگاہ میں جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی ہیں وہ یا سیاستدانوں کی ہیں یا جس کی بھی ہیں, میں سمجھتا ہوں جس کی بھی ہیں. اگر ویژنری فیصلہ ہوا, اگر آپ یہ پچھلے دور میں کہا جاتا تھا کہ یہ راوی جو ہے جوڑ بن گیا ہے, یہ پانی صرف گندا نالا بن گیا ہے, اب راوی نے دکھایا ہے وہ پانی جب آیا ستلج کے اوپر, جندائے چناب کے اوپر, جو آپ جائیں سارے سوسائٹیاں دیکھیں تو پھر چند صاحب اس پہ پالیسی ڈیسیژن آپ سن لیں جو گورنمنٹ آف پنجاب کا ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں, وہ میں ان کا جو بھی ان کے سننے سے پہلے میں کہہ رہا ہوں جو بھی ان کا موقف ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ان کا موقف غلط ہے. سننے سے پہلے کہہ رہا ہوں وہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے حق میں ہی بولیں گی, آپ بے شک لگا لیں. چلیں جی سنوائیں جی کیا کہہ رہی ہیں. ریور بیلٹس کے اوپر جو سوسائٹیز ہیں اور جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں, تو کوئی پاکستان سے الگ لوگ نہیں ہیں, ان کے بھی گھر ہیں, ان کی انویسٹمنٹس ہیں. اب اگر آپ یہ کہیں کہ وہ کس شخص کی سوسائٹی ہے تو اس کو بچانے کے لیے گورنمنٹ کا فرض ہے کہ اس کو بچائے. گورنمنٹ کا فرض ہے تمام پاکستان کے شہریوں کو بچائیں, جس طرح بھی کوشش کر سکتے ہیں, اور وہی گورنمنٹ کر رہی ہے. انسان کو اپنے دوست اور دشمن کا بہت پتہ ہوتا ہے, تو آپ ان کو دوست کے طور پہ جانتے ہیں یا دشمن کے طور پہ جانتے ہیں؟ آپ کو کیسے پتا تھا کہ انہوں نے کیا کہا؟ نہیں, مجھے ان کے موقف کا پرانا پتا ہے نا, مجھے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے رشتہ داروں کا پتا ہے, مجھے ارباب اختیار کے بیٹوں کی پارٹنرشپ کا پتا ہے. جو جائیں نا لاہور میں جا کے پوچھیں کہ کون کس سوسائٹی کا پارٹنر ہے, کون کس سوسائٹی کا بینیفیشری ہے. اچھا, بچائیں آپ لوگوں کو, لوگوں کی انویسٹمنٹ کو بچائیں, فرض ہے حکومت کا. لیکن کیا پہلے بھی سیلاب کی تیاری تھی کہ اتنا پانی آ جائے گا, اتنے کیوسک پانی آ سکتا ہے, انڈیا چھوڑ سکتا ہے, بارشیں ہو سکتی ہیں. ہم 5 سالوں سے سن رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارشیں زیادہ ہوگی, کلائمیٹ چینج, سیوریج کا سسٹم آپ نے دریاؤں کے ساتھ جو شہر ہے, سیالکوٹ ہے, ناروال ہے, پھر آپ کرتارپورہ بنا 14 سے 18 20 کروڑ لگا تھا اس وقت بھی. صحیح. بہرحال ندیم افضل چند جو ہے نا وہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. اب دیکھیں کرامت مغل صاحب, یہاں پر ظاہر ہے کہ بحث جو جتنی بھی چل رہی ہے, ایک بات تو میٹر آف دا فیکٹ ہے کہ یہ جو تمام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی ہیں, اس میں ان علیم خان کے اوپر زیادہ تذکرہ ہو رہا ہے. لیکن آپ ایک کے بعد ایک ہاؤسنگ سوسائٹی اٹھاتے جائیں, کوئی سیاستدان نکلے گا, کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ نکلے گا, کوئی ریٹائرڈ جنرل نکلے گا, کوئی کسی انفلوئنسر ہی نکلے گا, ارباب اختیار نا, ان کے بچے, ان کے فرنٹ مین, ان کے رائٹ ہینڈ, ان کے لیفٹ ہینڈ, انہی کے اراؤنڈ آپ کو پالیسی میکرز کے اراؤنڈ یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جناب فلاں فلاں, اور ہم تو جناب اب اس کو بچانا ہے. پہلے سب سے پہلے آپ دریا کے راستے پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کی اجازت دیں, لوگوں کے اربوں روپے وہاں پر انویسٹ کروائیں, وہاں پر ان کو کم پیسوں والی زمین جو ہے وہ دگنے تگنے 4 گنا 10 گنا داموں میں بیچیں. اس کے بعد وہ اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی لٹا کر وہاں پر گھر بنائیں. جب وہ گھر بنا لیں, اس کے بعد جب پانی آئے, جب سیلاب آئے, اس کے بعد آپ اس کو بچانے کے لیے اور اس کو یا ڈبونے کے لیے آپ اس قسم کے جو بند ہیں ان کو اڑانے یا
ना उड़ाने के फैसले सियासी बुनियादों पर कर रहे हो। और ये जो कह रहे हैं कि मरीम नवाज साहिबा के ऊपर जनाब हमारा तो ये नहीं है, ये तो फलां का था, अभी मरीम नवाज साहिबा इस सैलाब के आने से चंद रोज़ पहले जो जापान का दौरा करके आई हैं, ये मैं आपके सामने उसकी खबर रख देता हूँ। ये खबर रिपोर्ट हुई है, इसी रावी अर्बन डेवलपमेंट रोडा, और इसकी जो तारीफ़ें कर रही थी और ये बता रही थी कि ये ज़रा बड़ा बेहतरीन काम हुआ है। और वो रावी का जो रास्ता रुका है, देखें, वज़ीर आला मरीम नवाज का जापान के तारीखी और सनती शहर योकोहामा की बंदरगाह का दौरा, पोर्ट ऑपरेशंस का मुशाहिदा किया। अब आप इसकी तफसील के ऊपर ज़रा आ जाएं तो तफसील आपको क्या बताती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जापान के तारीखी और सनती शहर योकोहामा की बंदरगाह का दौरा किया। वज़ीर आला ने योकोहामा की डेवलपमेंट को सराहा और पोर्ट ऑपरेशंस का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला ने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रोडा के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि दरियाए रावी के किनारे आबाद लाहौर को भी योकोहामा की तर्ज पर तरक्की देना चाहते हैं। योकोहामा के शहरी तरक्की के इदारे को लाहौर के दौरे और रोडा के काम को देखने की दावत दी गई। बुला लें जनाब, अभी बुला लें उनको, उनको दिखाएंगे हमने क्या शाहकार जो है वो तामीर किया है। योकोहामा की तर्ज पर लाहौर और पंजाब के सनती और गुंजान आबाद शहरों की तामीर और तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं। रोडा को योकोहामा की शहर पर शहरी तरक्की के जदीद इदारे में तब्दील करना चाहते हैं। फिर योकोहामा की टीम ने लाहौर के दौरे की दावत कबूल कर ली, उनको अभी बुलाएं, उनको कश्ती में सैर करवाएं, दिखाएं कितना पानी भी है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि सनती तरक्की के साथ माहौलियाती आलूदगी और ख़तरात से बचाव को यकीनी बनाते हुए शहरी तरक्की चाहते हैं। जापान का गुंजान आबाद और सनती शहर योकोहामा जदीद शहरी तरक्की की नादिर मिसाल है। आप भी बना लें जनाब। ये जिस किस्म के बयानात, और दूसरी बात ये कि अगर आप ये समझते हैं कि ये हमने नहीं, ये फ़लाँ ने इजाज़त दी थी, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पर सोसाइटी बनाने की या उसकी ज़रूरत और मांग भी हमारे हुक्मरानों के तर्ज़ हुक्मरानी और उनकी जो एलोकेशन ऑफ फंड्स है उसकी बुनियाद पर हुई है। और फिर क्या आपके डयाला जेल में बैठकर किसी ने हाथ पकड़े हुए हैं? आप बुला लें, आप अलीम खान के ख़िलाफ़ या आप दीगर हाउसिंग सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर लें। रिवर के, दरिया के पार्ट में तामीर की इजाज़त तो आखिरकार आपने दी ना, आपके दौर में भी दी गई, ये सारा कुछ हुआ। अब यही सवाल जब ख्वाजा आसिफ साहब से होता है, ये सवाल करते हैं जनाब हामिद मीर साहब, और हामिद मीर जैसे वो हाउसिंग सोसाइटी की बात करते हैं ना, तो हामिद मीर वहाँ उनको पकड़ लेते हैं और फिर आप उनका जवाब सुने जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं। हामिद मीर के चेहरे पर जो एक्साइटमेंट है वो भी देखें जी, सुने कि यहाँ पे रावी में जो है वो रिहायशी कॉलोनियां बना दी जाए। हाँ। मैं समझता हूँ खाए साहब, ये जो आपने रावी के रास्ते में जो रहायशी कॉलोनियों की बात की है, तो ये प्रोजेक्ट तो इमरान खान के दौर में शुरू हुआ था, लेकिन अब जो आपकी हुकूमत है उसने इसको बरकरार रखा है और इसमें कुछ ऐसी भी कॉलोनियां हैं जिनके मालकान का ताल्लुक इस हुकूमत से भी है और आपको अच्छी तरह पता है वो कौन लोग हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखें, ये मेरा अपना ख्याल है कि ये सैलाब जो है, ये जो पानी आया है, ये इस बात की सबसे बड़ी शहादत ये है कि ये इस किस्म के जो चीजें हम अफोर्ड नहीं कर सकते। रिहायशी कॉलोनी के लिए बड़ी जमीन पड़ी हुई है, लेकिन मैं तो हमारी हुकूमत का तो आप नाम ले रहे हैं ना या उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन पिछली हुकूमत तो उसके तो वीडियो बिल्कुल जो है सारे सोशल मीडिया के ऊपर फैली हुई है, जहां से ये आइडिया निकला था। और वही लोग जो उसकी हुकूमत में इसके पीछे थे, आज भी वही लोग उसके पीछे है। अल्लाह का फजल है, हमारी जो सियासी जो वाबस्तगी वाले लोग जो है उसमें कोई भी उसमें शामिल। अच्छा, तो भैया आप कह देना कि आप कार्रवाई करेंगे, आप निकलवाएं किसने गलत बुनियादों के ऊपर एनओसी दिया, एक और केस ठोक दें आप इमरान खान पे। नहीं फिर वो खुरे कहाँ निकलेंगे, वो हर खुरा इनकी तरफ जाने आपको मालूम है। अब आ जाए जो देखें जो लार्जर इशू है, हम इसके ऊपर बार बार बात कर चुके हैं, लेकिन एक मरतबा फिर शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, नहीं कानों के अंदर घुस जाए मेरी बात, हाँ कानों में घुस जाए मेरी बात। बात ये है कि जो 6 दरिया हैं जी, इन 6 के 6 दरियाओं पे भारत का कब्जे का मंसूबा है और ये ऐलानिया है, ये कोई ढका छुपा नहीं है। सही। ये कोई उन्होंने कहीं पर जो है वो खुफिया विंग नहीं बनाया हुआ जिसके लिए उन्होंने फंड्स मुख्तस किए। सीना ठोक के अपनी छाती पे हाथ मार के नरेंद्र मोदी लाल किले के सामने खड़े होकर तकरीर करते हुए ये बात कहता है। वो बार बार पिछले कई महीनों से ये कह रहा है कि मैं ये करूंगा और मैं ये कर रहा हूँ। उन्होंने बाकायदा एक मंसूबे के तहत
तलछट निकाली, सेडिमेंट्स निकाले डैम से, चाहे सिंध के ऊपर वो नए प्रोजेक्ट्स बनाना चाह रहे हैं, चनाब पर मौजूद हैं, जेहलम पर हैं, सतलुज पर है, ब्यास पर है, रावी पर है। ये पूरे का पूरा जो इंडस रिवर सिस्टम है, पाकिस्तान की 80% ज़राअत, उनकी आबियारी, उनको जो पानी देना है, उनकी जो आबपाशी का तमाम निज़ाम, वो इस पानी पर है। और ये ब्रेड बास्केट, उस चंगेरी जिससे पूरा पाकिस्तान रोटी खाते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। और वहाँ पर बगलियार 1, बगलियार 2, किशन गंगा, इन डैम्स की उन्होंने फ्लशिंग की, कैपेसिटी बनाई। हम बार बार कह रहे थे कि ये एक वक्त आएगा जिस वक्त ये तमाम स्पिलवेज खोलेंगे। आज आप उठाकर देखें, रॉयटर्स से लेके इंडियन मीडिया इस वक्त इन खबरों को बता रहा है कि उन्होंने पानी के नेचुरल फ़्लो को, जो अगर वो चाहते वो इसको छोड़ सकते थे, उसको रोका गया जानबूझकर। डैम्स की कैपेसिटी को 95, 97 और 100% पर जाने दिया, और उसके बाद उन्होंने अचानक से पानी छोड़ा। और उसके बाद मासूम बना 24 तारीख को इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो प्रोटोकॉल है, वो इंडस वाटर कमिश्नर्स के दरमियान इस डेटा की एक्सचेंज होती है। इंडियन हाई कमीशन एक सादा सा नोट वर्बाल जो है वो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को भिजवाता है। वो नोट वर्बाल की कॉपी मेरे पास मौजूद है। हाई फ्लड्स और तवी रिवर से जो है वो आ रहा है, और वो अखनौर से आ रहा है, और इस मकाम से पाकिस्तान में दाखिल होगा, और पठानकोट से इतना पानी आएगा, और ये सब कुछ होगा। ये सारा कुछ वो कर रहा है। और आज आप लिख लें, आज से कुछ अरसा गुजरेगा, कुछ वक्त गुजरेगा, जब बारिशें रुकेंगी दोबारा ये काम होगा। अगर आपकी इस वक्त तमाम तर होनी भी चाहिए, क्योंकि बयानिए में आप नहीं हैं, आप बिल्कुल फोकस रखें। आपने तहरीक इंसाफ के कितने लोगों को तोड़ना है, इमरान खान को कितनी देर जेल में रखना है, मजीद रखना है, ज़मीनी इंतखाबात में क्या करना है, मिलकर कैसे लड़ने हैं, कागजात नामजदगी का क्या करना है, 27वीं आईनी तरमीम का क्या करना है, कंटिन्यूटी का क्या करना है, ये सब कुछ करें। लेकिन ये वो मसला है जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के साथ जुड़ा हुआ है। कम अज़ कम इसके ऊपर हुकूमत को कुछ, चाहे फॉर्म 47 है, 45 है, दिस इज़ वन इशू जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।